हेलो स्टूडेंट्स, अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में 22 क्वेश्चंस आए हैं एडवांस में। तो ये पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक में स्किप करना बिल्कुल नहीं बनता है। पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पर हम वन बाय वन सभी कंसेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे एंड आई गेस जो भी हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करने का बेस्ट वे होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन। तो यहाँ हमने 2014 से 2024 तक के 10 ईयर क्वेश्चंस कवर किए। So let's discuss this question. The stoichiometric reaction of 516 gram of dimethyl chlorosilane with water results in tetrameric cyclic product and yield is 75%. ठीक है, तो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ एडवांस क्वेश्चन कि यहाँ पर उन्होंने आपसे मोल कॉन्सेप्ट भी कनेक्ट करवा लिया है, देन आपसे परसेंटेज यील्ड भी पूछ लिया है एंड एट द सेम टाइम उन्हें ये भी चेक कर लिया क्या आपको सिलिकॉन्स में पता है कि लीनियर कब बनता है, साइक्लिक कब बनता है, ये भी डिस्कशन हो गया है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। तो दिस इज डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। इसका जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये जो Cl है ये OH से रिप्लेस होगा। तो मैं तो SiOH बना देता और फिर उसका एक लीनियर स्ट्रक्चर, बट क्वेश्चन में मेंशन है कि टेट्रामर फॉर्म हो रहा है। टेट्रामर अगर फॉर्म होगा तो इसका मतलब है 4 सिलिकॉन्स होंगे एंड दीज सिलिकॉन्स आर कनेक्टेड बाय ऑक्सीजन एटम। ये सभी किससे कनेक्टेड होंगे? ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड होंगे टेट्राहेड्रली। एट द सेम टाइम सभी CH3 से सिलिकॉन भी कनेक्ट होगा, राइट? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो क्लियरली 2Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH, फिर कंडेंसेशन होगा और वाटर। तो पहले हाइड्रोलिसिस होगा फिर कंडेंसेशन होगा, ठीक है? तो ये मेंशन नहीं है बट हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब ये रिमूवल करते हैं तभी ये बनेगा। नाउ लेट्स राइट बैलेंस्ड रिएक्शन। क्योंकि टेट्रामर बन रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 मोल्स होंगे एंड ये यहाँ पे Cl रिमूव होंगे 8, तो यू कैन से 8 HCl। नाउ ये तो इनऑर्गेनिक हो गया कि अगर डाइक्लोरो होता है तो हाइड्रोलाइज करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है। देन इसके बाद हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या गिवन है और क्या पूछा है, दोनों के मोल्स हमेशा क्या करने हैं? इक्वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइमिथाइल सिलेन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है एंड इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इस कंप्लीट का। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास सभी के मासेस गिवन है, तो डाई मिथाइल यानी CH3 12 3 15 30, सिलिकॉन इज 28 58, Cl2 35.5 into this 71 plus 28 is 129। तो गिवन मास कितना है? 516 ग्राम। गिवन मास इज 516 ग्राम एंड मोलर मास इज 129 ग्राम divided by stoichiometric coefficient which is 1/4। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। इसका मोलर मास हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली डाईमिथाइल SiO यही 4 बार है, तो डाईमिथाइल इज 30, सिलिकॉन इज 28 58 एंड ऑक्सीजन इज 16। तो 58 plus 10 68 plus 6 दैट इज 74। 74 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स आउट टू बी 296। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट गोइंग टू बी रिएक्ट कैंसल आउट कंप्लीटली एंड वेट कम्स आउट टू बी 296 ग्राम। बट होल्ड, यहां ध्यान रखना है ये जो आया है यहां हमने एज्यूम किया कि रिएक्शन 100% यील्ड दे रहा है, बट क्वेश्चन में मेंशन है यील्ड इज 75%। सो we have to find 75% of 296, right? तो 75% of 296 is our actual answer because reaction is giving yield of 75%। तो 75 by 100 multiply by 296। I guess chemistry finished हो गया है, just math चल रहा है। 5 3 is 74, 4 4 7 is 28, 4 4 is 16, 74 into 3 3 4 is 12, 222 gram is our final answer।
तो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन इन जेई एडवांस 2023। अब 23 से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर 2014 तक जाएंगे और यहाँ हम देखेंगे कि कितने बार सेम कॉन्सेप्ट्स का रिपीटिशन हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द रिएक्शंस टू द गिवन स्टोइशियोमेट्रिक ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो स्टोइशियोमेट्री रिएक्टेंट की उससे मैच करना है टू देयर प्रोडक्ट। मींस आपको ये देखना है जैसे P2O3 है, इस पे वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझनी है, कभी भी अगर किसी भी ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस होता है जैसे P2O3, अगर उस पर वाटर डालेंगे तो वाटर के एडिशन से कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, राइट। जैसे यहाँ अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है यू कैन से +3, तो अब जो इसका ऑक्सो एसिड बनेगा वो भी +3 वाला बनेगा, मींस इट विल फॉर्म H3PO3, बिकॉज हमें डाउट आएगा कि H3PO3 बनना है या H3PO4। सेम वे किसी ऑक्सो एसिड से वाटर निकालते हैं तो उस ऑक्साइड को एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। तो दिस इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट कि ऑक्साइड पे वाटर डाला, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सो एसिड बनेगा। व्हाई? बिकॉज जब वाटर ऐड होता है तो एक H+ ऐड होता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज बाय +1, एक OH- ऐड होता है, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज बाय -1। तो यू कैन इजीली से कि ऑक्सीडेशन स्टेट विल रिमेन सेम एंड वी गेट अस एसिड OUS, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। तो यहां से समझ आया P का आंसर है H3PO3। तो P का आंसर H3PO3 यानी सेकंड। तो सेकंड देखते ही मैं बाकी दो ऑप्शंस ऐसे कट कर दूंगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द Q पार्ट। अब अगर हम Q पार्ट को मैच करें P4 + NaOH + वाटर, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। सी ये भी एनसीईआरटी में रिएक्शन मेंशन है, ठीक है, और ये ऑक्साइड्स में मेंशन है, और ये एनसीईआरटी में रिएक्शन मेंशन है प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। तो ये भी याद रखना है कि कोई भी नॉन मेटल अगर बेस में होता है और वाटर यहां मिसिंग है, बट ये भी याद रखिए कि इनर्ट एनवायरनमेंट ऑफ CO2 है। मींस जब ये क्यू क्वेश्चन अभी हम देखेंगे जेई एडवांस में एक बार और रिपीट हुआ है, तो वहां मेंशन है कि व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड इन बेसिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एनवायरनमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन व्हाट विल फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? इट फॉर्म फॉस्फीन। फॉस्फीन बनाता है प्लस एक बनाता है यू कैन से अब H3PO2 एक एसिड बनाता है। लेकिन ध्यान से सुनो, मीडियम क्या है? बेसिक। तो क्या यहाँ जो एसिड बनेगा वो सॉल्यूशन में एज ए एसिड रह पाएगा? नो। वो कैसे रहेगा? एज अ सॉल्ट। तो इट फॉर्म Na2H2PO2, राइट। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में P4 रिएक्ट कर रहा है फॉस्फीन, मींस यहां से अपने को समझ आया Q का आंसर है 3। तो Q का आंसर दोनों में 3 है, मतलब अभी A और D दोनों हमारे आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द R पार्ट। R में क्या कहा जा रहा है? R में कह रहे हैं PCl5 + CH3COH। तो ये भी एनसीईआरटी में, मैं बताता जा रहा हूं, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन मेंशन है प्रिपरेशन ऑफ PCl5। जब फास्फोरस को एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं PCl5 बनता है। फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मेंशन है, अल्कोहल से PCl5 रिएक्ट करता है या एसिड से PCl5 रिएक्ट करता है, और रिएक्शन एकदम अल्कोहल की तरह ही होती है। जैसे अल्कोहल पे PCl5 जाता है तो OH रिप्लेस हो जाता है Cl से, सेम वे यहां भी यही होगा। इट विल फॉर्म एसिड क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। क्या फॉर्म कर रहा है? आप रिएक्शन देख लो। इट फॉर्म एसिड क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। नाउ ऑप्शन देखते हैं। R का ऑप्शन है 4, तो हमने यहां देखा R का ऑप्शन 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्लियरली हमारा आंसर क्या हो गया? D, मींस S चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो इट सेव टाइम, ठीक है। यहां से हमने क्या सीखा कि जस्ट ऐसे ऑप्शंस क्रॉस करते जाइए, क्या पता लास्ट तक जाने की जरूरत ही ना पड़े एंड टाइम सेव होगा। बिकॉज एडवांस में क्या है, ऑब्वियसली पहले ही काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें अपने ब्रेन एग्जॉस्ट होने से अपने ब्रेन को बचाना है, ठीक है। तो अब फिर भी अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो देख लेते हैं ये H3PO2 + वाटर + सिल्वर नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन भी कहाँ है? जहां पे फॉस्फोरस एसिड, ऑक्सो एसिड एनसीईआरटी में मेंशन है। देखो मैं स्क्रीनशॉट लगा सकता था, बट आई
एक्सपेक्ट की एडवांस के बच्चे जरूर एक बार एनसीईआरटी घुमाएंगे। तो एनसीईआरटी ओपन करना, जहां फॉस्फोरिक ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर बने हैं उसके नेक्स्ट पेज पे रिएक्शन मेंशन है कि H3PO2 अगर वाटर से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3PO4 में, मतलब सिल्वर नाइट्रेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। तो दैट इज अवर S, राइट। मतलब फर्स्ट ऑप्शन कहीं भी नहीं आ रहा है। तो दैट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। यहां से टेक अवे पॉइंट क्या है कि एनसीईआरटी में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, PCl5 एंड PCl3 की केमिकल प्रॉपर्टीज वो बहुत टफ नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनिक और ये यहाँ इनऑर्गेनिक में PCl3 एंड PCl5 रिएक्शन मैच करता है। बट वी कैन नॉट मिस रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स, मतलब N2O, NO, NO2, N2O5, देन नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सभी हमें एनसीईआरटी से रीड करना है। एंड सबसे अच्छी बात, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों एनसीईआरटी से हैं। ओके, नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ xenon एंड O2F2। जब xenon को O2F2 से रिएक्ट करते हैं, एक xenon कंपाउंड बनता है P। The number of moles of HF produced by complete hydrolysis of 1 mole of P। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको कहां मिलेगी xenon की O2F2 से? एक तो इसमें एक रिएक्शन तो आपको मिलेगी ग्रुप 18, जहां पे ये टेक्स्ट में है एनसीईआरटी में कि व्हाट लेड बार्लेट को किसने ये सोचने पे मजबूर किया कि xenon कैन फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, वहां पे सारी रिएक्शन है xenon की, देन xenon की रिएक्शन O2F2 से जब होगी तो ये रिएक्शन एक ऑक्सीजन वाले, एक ऑक्साइड्स वाले, जैसे हमें जहां ये पे डिस्कशन है कि O2F2 is not called as oxide, it is called as fluoride because fluorine is more electronegative than oxygen। इसे ऑक्साइड नहीं बोलते, इसे फ्लोराइड बोलते हैं। वहीं पे ये रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है। तो देखिए क्या हुआ, Xe जब O2F2 से रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म XeF4। ठीक है, क्या बनाता है? XeF4। एट द सेम टाइम यही XeF4 अगले स्टेप में फिर रिएक्ट करता है किससे? O2F2 से, एंड इट फॉर्म XeF6। अब देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अब जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा XeF6 का, तो XeF6 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा? तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे XeF6 xenon बनाएगा, उसके ऑक्साइड्स बनाएगा और HF बनाएगा। तो इट फॉर्म Xe प्लस XeO3 प्लस HF। नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस, आपको ये बैलेंस करना है। तो यहां से अगर हम इसको बैलेंस करें तो यू विल गेट 6 मोल्स ऑफ HF, XeF6 है 6 मोल्स ऑफ HF, यानी कि यहां से हो जाएगा 3H2O, इट गिव्स यू XeO3। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि जो कंपाउंड बन रहा है दैट कंपाउंड इज P, एंड ये जब P है तो कितने मोल्स ऑफ HF देगा? तो इट गिव्स यू 6 मोल्स। नाउ अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब आप जब गूगल करेंगे तो कहीं आंसर 2 दिया होगा, कहीं 4 दिया होगा, कहीं 6 दिया होगा। तो इस डिस्कशन में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको क्या ध्यान रखना है कि इस डिस्कशन में क्या हुआ है, कई जगह पे XeF4 से रिएक्शन करवा दिए, फिर इन सम केसेस डिस्कशन में XeF6 की सारी रिएक्शन लिखी गई है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी, ये एज्यूम करते हुए कि जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी होगा, ऐसा सबने सोचा है। बट मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो एज पर मी आंसर शुड बी 6। यस, कोई और एंगल भी हो जो मैं नहीं सोच पा रहा हूं तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, बट मैंने अपने एनालिसिस से इसको लगता है कि 6 ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड विच रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव बोरोन। अब आप जब भी बोरोन फैमिली पढ़ते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट होता है? बोरैक्स होता है, रिएक्शन ऑफ बोरोन। तो देखो उसी पे ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2022 में, क्या है कि विच द कंपाउंड, पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में बोला है द कंपाउंड विच रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव बोरोन नाइट्राइड। अब अगर हम कंपाउंड वर्ड पे जाएं
तो आंसर बोरोन नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज एलिमेंट। हालांकि बोरोन भी अमोनिया से जब रिएक्ट करता है, ठीक है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो इट फॉर्म बोरोन नाइट्राइड। ठीक है, देन अब आते हैं हम किस पे, डाइबोरेन B2H6। B2H6 को जब हम रिएक्ट करते हैं किससे, अमोनिया से, तो B2H6 रिएक्ट विद अमोनिया एट 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस भी रिएक्ट करके क्या बनाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6। तो ये भी याद रखना है, ये भी बेंजीन के जैसा ही होता है, बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, और इनके बीच में, सबके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड है। ऑल्सो नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर और बोरोन के पास प्रेजेंट है वैकेंट ऑर्बिटल ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ऐसे बन जाता है, बाकी सब कनेक्टेड है किससे, हाइड्रोजन से। तो वी कॉल इट एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। लेकिन अगर इसे 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट कर देते हैं टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, देन इट फॉर्म नाइट्राइड। तो ये क्या बना लेता है, बोरोन नाइट्राइड। और जो बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर है ये पॉलीमेरिक होता है, ग्रेफाइट टाइप, तो इसे BnX भी लिख देते हैं, मतलब शीट लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेता है। ओके, देन नेक्स्ट B2O3। अब B2O3 को भी अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, तो ये भी क्या बना लेता है, बोरोन नाइट्राइड। तो हमारा आंसर क्या हो गया, B एंड C। नाउ HbF4 अगर अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो क्लियरली HbF4 इज अ एसिड, ठीक है, एंड अमोनिया इज अ बेस। तो यहां एसिड बेस रिएक्शन होगा और दिस H+ विल बी गेन बाय अमोनिया, और ये क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव सॉल्ट, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट। यानी कि बोरोन नाइट्राइड हमेशा सिर्फ किससे मिल रहा है, दो से। तो मैंने यही बोला, अगर हम वर्ड कंपाउंड पे जाएं तो आंसर शुड बी B एंड C बस, बट यस आंसर ABC भी बहुत जगह दिया हुआ है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब हाँ, अब यहाँ पे ये बोलोगे आप कि एज पर जेई एडवांस आंसर की क्या आंसर है, ठीक है। तो अब देखिए एज पर जेई एडवांस आंसर की तो ठीक है, बट उसके अलावा जो अलग आंसर्स दिए वो भी मैं आपसे डिस्कस करता जा रहा हूं। ओके, नाउ नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ HClO3 विद HCl। अगर आप HClO3 की रिएक्शन HCl से कर रहे हैं तो वो एक पैरामैग्नेटिक गैस दे रहा है, विच अपॉन रिएक्शन विद ओजोन प्रोड्यूसेस, जिसका अगर ओजोन से रिएक्शन करें तो वो क्या देगा, C। जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, तो 24 से अभी तक हम 22 में आ चुके हैं, ठीक है। और क्लोरीन के ऑक्साइड्स, तो मतलब हमें ये चीज धीरे धीरे मेरे माइंड में एक चीज क्लियर होती जा रही है इन 10 ईयर को देखते हुए, ऑक्साइड्स जरूर पूछा जा रहा है, चाहे वो बोरोन का ऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो, चाहे फॉस्फोरस का हो, या यहाँ क्लोरीन का ऑक्साइड हो। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि HClO3 को अगर HCl से रिएक्ट करते हैं तो इट गिव्स अ पैरामैग्नेटिक गैस। ये क्या दे रहा है, एक पैरामैग्नेटिक गैस दे रहा है। अब आपको ये सोचना है पैरामैग्नेटिक मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो वो जो पैरामैग्नेटिक गैस है वो है ClO2। अब आपको कैसे पता चलेगा दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन, जस्ट एटॉमिक नंबर ऐड करिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 और 8 16, एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो ऑड हो गया। कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा ही। फॉर एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं NO ऑड इलेक्ट्रॉन है, NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक। ये एक टेक अवे पॉइंट हो गया हमारे लिए। नाउ दिस ClO2 is further oxidized by ozone. Ozone is an oxidizing agent. ओजोन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसे ऑक्सीडाइज कर रहा है किसमें, Cl2O6। तो Cl2O6 इज अ डाइमर। हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे, C। आवर आंसर इज C, यानी कि ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग पावर भी यहाँ पे डिस्कस की गई है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट
and NaCl in water produces a precipitate that dissolve upon addition of HCl. ठीक है, तो यहां पे बोल रहे हैं कि लेड नाइट्रेट जो है उसको रिएक्ट कर रहे हैं किससे, NaCl। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी दो आयनिक कंपाउंड है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो ऑलवेज आपको क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस। आप इसको डिस्प्लेस करिए एंड व्हाट यू विल गेट, you will get PbCl2 which is a precipitate with NaNO3. Obviously we can balance this reaction। यहाँ पे lead nitrate की दो molecules हैं तो 2 NaCl will react to form 2 NaNO3। but question में mention है when this PbCl2 is treated with HCl, जब इस PbCl2 को HCl से रिएक्ट किया गया तो एक एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन पे तो द डिसोल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया। व्हाई? बिकॉज दिस प्रेसिपिटेट फॉर्म्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, इसने एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लिया PbCl4। नाउ Pb पे पता है +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1, तो 2 - 4 नेट चार्ज कितना आया, -2। तो इट फॉर्म्स अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ PbCl4 2 नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट डिसॉल्व। तो क्वेश्चन में पूछा है किसकी वजह से ये डिसॉल्व हो रहा है, तो इट डिसॉल्व ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PbCl4 2 -C। सो व्हाट इज अवर आंसर, हमारा आंसर है C। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2021, ओजोनोलिसिस ऑफ ClO2। देखो 22 में भी आया था, देखिए यहाँ पे 22 में भी पूछा है ClO2 का ओजोन से रिएक्शन एंड 21 में भी। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन 21 में आया तो 22 में जरूर आएगा, ये आया है तो नहीं, कोई ऐसा लॉ ऑफ एवरेज नहीं है, आपको सारे डिस्कशन करने हैं। बट हम ये कंक्लूड करते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइजेबल रिएक्शंस ज्यादा पूछी जा रही हैं। जैसे यहाँ पे क्लियर है कि ClO2 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ओजोन इसे ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, Cl2O6 में, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाती है। क्वेश्चन पूछा है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन दिस ऑक्साइड, यहाँ पे इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो 2x - 12 = 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 6। तो व्हाट इज अवर आंसर, 6। तो अगर आता है वही है, इनऑर्गेनिक इज लाइक कि आप इंफॉर्मेशन भी, ये आता है तो क्वेश्चन इजी है, नहीं आता है तो क्वेश्चन टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइट, ठीक है, with respect to hypochlorite, with respect to chlorate and with respect to perchlorate ion, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हाइपोक्लोराइट HOCl, तो OCl- आयन की बात हो रही है, क्लोरेट मतलब ClO3- आयन, परक्लोरेट ClO4- आयन। इन तीन आयंस के रिस्पेक्ट में चॉइस करनी है हमें। फर्स्ट स्टेटमेंट है हाइपोक्लोराइट आयन इज स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, हाइपोक्लोराइट आयन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। चेक कर लेते हैं, वी नो दैट, हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है HClO4, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा, एक्सेप्ट फॉस्फोरस एसिड वाले, जिसमें फॉस्फोरस में H3PO4 वीकेस्ट एसिड है और H3PO2 स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसे छोड़ दें तो एक्सेप्ट दैट सभी में कॉन्सेप्ट लगता है कि HClO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन HClO3, देन HClO2, देन HClO। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट होगा, और अगर ये वीकेस्ट एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, हाइपोक्लोराइट आयन OCl नेगेटिव। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। देन मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन, नाउ क्लोरेट आयन इज ClO3 नेगेटिव। अगर इसकी हम शेप का डिस्कशन करें तो क्लोरेट आयन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद 1 लोन पेयर। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो शेप है क्लोरेट आयन की इज द इन्फ्लुएंस बाय लोन पेयर, यस ये ऐसा आयन है जिसमें लोन पेयर है। OCl- की शेप लीनियर है तो हम नहीं बोलेंगे कि लोन पेयर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। ClO4- परक्लोरेट आयन में लोन पेयर है ही नहीं, तो वी कैन से
ये जो ClO3 माइनस है क्लोरेट आयन, इसकी शेप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन से इन्फ्लुएंस हो रही है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, हाइपोक्लोराइट OCl नेगेटिव एंड क्लोरेट आयन ClO3 नेगेटिव डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव राइज टू आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस। अगर इनका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है तो ये आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस देते हैं। आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस कहने का मतलब है कि दोनों के आयंस का नंबर क्या होगा, सेम। बट वी नो दैट डिस्प्रोपोर्शनेशन में पॉसिबल तभी होगा जब रिड्यूस भी बाय 1 हो और ऑक्सीडाइज भी बाय 1 हो। तो देखते हैं यहाँ पे, तो रिएक्शन देखते हैं C। तो अगर ClO नेगेटिव डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। तो ऑब्वियसली एक पार्ट तो बनेगा Cl माइनस, ठीक है, एंड दूसरा क्या बनेगा, ClO3 माइनस। अब हमें पता है बाय n फैक्टर कि अगर ये +1 से -1 पे गया तो यहाँ पे इसका n फैक्टर है 2, और अगर ये यहाँ +1 से +4 में गया तो इधर n फैक्टर है 3। तो सेट ऑफ आयन सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज ClO माइनस प्लस ClO माइनस। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका n फैक्टर हो गया, तो आप आई गेस कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट X, ऑक्सीजन -2। तो यहाँ पे अगर हम देखें +1 से -1, n फैक्टर इज 2। यहाँ पे +1 से +5, n फैक्टर इज 4, और वो एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि इक्वल सेट ऑफ आयंस नहीं है। तो गलत हो गया स्टेटमेंट। अब दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या था, क्लोरेट आयन ClO3 नेगेटिव आयन। तो ClO3 नेगेटिव आयन अगर इसका डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो ये भी, एक तो कोई भी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट होती है, एक जाती है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी -1, दूसरी जाएगी मैक्सिमम में। अब क्योंकि ये खुद ही +5 में है तो ये किस में जाएगा, ClO4 नेगेटिव में। तो यहां भी एन फैक्टर रेशियो 1:1 नहीं है या 2:2 नहीं है। अगर वो सेम होता तो इक्वल सेट ऑफ आयंस मिल जाते, ठीक है। तो ये +5 से -1 जा रहा है तो n फैक्टर इज 6, ठीक है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डिफरेंस निकाल लो। सेम वे +5 से +7 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो अगेन रेशियो इज 1:3, यानी इक्वल सेट ऑफ आयंस नहीं है, ओके। तो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द हाइपोक्लोराइट आयन मतलब OCl नेगेटिव ऑक्सीडाइज द सल्फाइड आयन, ये सल्फाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो रिएक्शन देखते हैं क्या होगी इसकी। तो हाइपोक्लोराइट आयन इज ClO माइनस विच इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये कह रहा है कि ये क्या ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फाइड आयन को। तो व्हाट इज सल्फाइड आयन, SO3 माइनस। तो यस, ये SO3 को ऑक्सीडाइज कर देगा SO4 क्लोराइड आयन। क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन। तो आप देख लो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। मैंने बोला कि HOCl को हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं क्योंकि अनस्टेबल है और इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाता है HCl में विद रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो HCl है तो यानी क्लोराइड आयन विल फॉर्म, राइट। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, एक मिनट यहाँ आंसर देख लेते हैं। तो दिस आंसर इज ट्रू। तो हमारा आंसर क्या हुआ, A is true, B is true, C is false, D is true. तो आंसर इज A, B and D. Now let's move on to the next part. At 143 केल्विन, देखो जेनॉन की रिएक्शन 23 में रिपीट हुई थी, फिर उसके बाद 2019 में, ठीक है। तो आई गेस आप समझ रहे होंगे why we are recalling 10-year papers. तो 143 केल्विन पे रिएक्शन ऑफ XeF4 को O2F2 से रिएक्ट किया। तो हमने अभी देखा था कि अगर आप XeF4 को O2F2 से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, XeF6, प्रोड्यूसेस अ जेनॉन कंपाउंड Y। तो वो जो जेनॉन कंपाउंड है वो क्या है, XeF6। नाउ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताने XeF6 में। तो XeF6 में कितने लोन पेयर होंगे, तो अगर हम बात करें तो XeF6 हैज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर।
ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यानी कि एक लोन पेयर यहाँ है, बाकी सभी फ्लोरीन। तो व्हाट डू यू कैन से कि जेनॉन पे कितने लोन पेयर्स हैं, 1। नाउ फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर्स हैं, 3। तो 3 लोन पेयर्स ऑन फ्लोरीन, तो 6 फ्लोरीन है तो कितने हो गए, 3 6 18 प्लस 1 लोन पेयर ऑन जेनॉन, तो आंसर क्या हो गया, 19। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन HCF6 इनडायरेक्टली पूछा है। यहां से हमें समझ आया कि जेनॉन की सारी केमिकल रिएक्शंस, ऑक्साइड फॉर्मेशन, हाइड्रोक्साइड, ट्राइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड फॉर्मेशन, एज वेल एज फ्लोराइड्स की रिएक्शन प्रिपरेशन और उसका हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट, और जेनॉन में यही एक पेज है एनसीईआरटी में, तो वो हमें ढंग से पढ़ना है, राइट। नाउ नेक्स्ट, द कंपाउंड विच जनरेट नाइट्रोजन गैस अपॉन थर्मल डिकम्पोजिशन बिलो 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये थोड़ा सा प्रिसाइजली अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था, टेम्परेचर बेस्ड, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें, फर्स्ट अमोनियम नाइट्रेट, अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कभी भी अगर हीटिंग वाली रिएक्शन है तो वो हमारे लिए लर्न करना इजी हो जाती है, हाउ, जस्ट H2O माइनस करना होता है। तो अगर हीट करेंगे तो यहां से 2 मॉलिक्यूल वाटर के रिमूव हो सकते हैं, तो H2O जैसे ही गया इट फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड विच इज अ लाफिंग गैस विच विद रिलीज ऑफ वाटर। तो दिस इज अब आपको इसके बारे में याद रखना है, दिस इज लाफिंग गैस, इट इज अ न्यूट्रल गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल गैस भी है, बट क्वेश्चन में तो नाइट्रोजन प्रिपेयर करना है तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट, अमोनियम डाइक्रोमेट, तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन एनसीईआरटी में मेंशन है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट में बोलता हूं क्रैकर्स में भी इसका यूज होता है, जो डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, तो क्रैकर्स में अमोनियम डाइक्रोमेट होता है, जिसे जैसे ही हीट करते हैं इट रिलीज नाइट्रोजन गैस, मतलब न्यूट्रल, इनर्ट बोलूंगा, न्यूट्रल नहीं, और कलरलेस गैस है, काफी ज्यादा स्टेबल है, ये एक ऐसी गैस है जिसका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। देन अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस Cr2O3, बिकॉज क्रोमियम +3 ग्रीन कलर का होता है, प्लस H2O। तो यस, दिस रिएक्शन इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, और आयनिक कंपाउंड है तो उसका टेम्परेचर भी हाई होगा। देन बेरियम नाइट्राइड, तो अगेन बेरियम का साइज बहुत बड़ा है, तो नाइट्राइड के साथ वो अनस्टेबल है, और जैसे ही हीट कर देते हैं इट रिलीज नाइट्रोजन गैस विद फॉर्मेशन ऑफ बेरियम। अब ये जो मैग्नीशियम नाइट्राइड है, मैग्नीशियम का साइज छोटा है, लैटिस एनर्जी इज वेरी हाई, तो 300 डिग्री सेल्सियस तक मैग्नीशियम नाइट्राइड डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस नहीं देता है। तो हम इसे लैटिस एनर्जी से भी अंदाजा लगा सकते हैं, मैग्नीशियम का साइज छोटा है और बेरियम का साइज बड़ा है, तो इसकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होगी। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड को 300 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज करना नाइट्रोजन में वेरी डिफिकल्ट। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी एंड सी, राइट। मैग्नीशियम नाइट्राइड भी हो जाता अगर टेम्परेचर लिमिट नहीं होती, क्योंकि तब तुम 8000 तक हीट कर दे, 10000 अगर मेंशन ही नहीं है तो, जस्ट हीटिंग मेंशन है तो, ओके। तो our answer is B and C. Now let's move on to the next question. Based on the compound of group 15 element, correct statement. Group 15 element के compound के basis पे correct statement, मतलब physical properties भी NCERT में हमें read करनी है। जैसे अगर हम देखें Bi2O5 is more basic than N2O5, तो इसमें क्या concept लगाएंगे कि nitrogen is a non-metal and top to bottom metallic property decrease. Nitrogen is non-metal, phosphorus is non-metal, arsenic is metalloid, then antimony and bismuth are metals. तो metal के oxides basic होते हैं और non-metal के oxides acidic. By this concept, we can say this is true. हम क्या कह सकते हैं कि ये true है, right? Second, NF3 is more covalent than BiF3. NF3 BiF3 से ज्यादा covalent होगा। Actual में sharing कब होती है, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन पे +3 चार्ज एंड Bi पे +3 चार्ज, फजान रूल से भी समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन +3 हैज वेरी स्मॉल साइज और Bi हैज वेरी लार्ज साइज, तो चार्ज डेंसिटी एज नाइट्रोजन इज वेरी हाई, हैज वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, दैट्स व्हाई इट इज मोर कोवेलेंट। बट एक्चुअल में जो आंसर एक और बन सकता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है,
एक और हो सकता है कि सम ऑफ 3 आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी का सम बहुत ज्यादा है देन बिस्मुथ, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, शेयर करेगा। बट बिस्मुथ के केस में जो सम ऑफ 3 आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज वेरी लेस, क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उससे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, अगर वो एनर्जी कंपनसेट करेगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को तो वो भी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, फिर और एनर्जी रिलीज होती है फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाएगा, अगर वो कंपनसेट कर देता है थर्ड को, राइट। तो कोई भी जब बॉन्ड बनता है तो पहले इलेक्ट्रॉन गेन होता है, उसकी रिलीज्ड एनर्जी अगर कंपनसेट करती है किसको, आयनाइजेशन को, तो फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है। आई गेस ये चीज आप इनर्ट पेयर इफेक्ट में भी समझ सकते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट में टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज तब तक क्या होता है कि जब बॉन्ड बनता है तो इतनी एनर्जी नहीं रिलीज होती कि एस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, पार्टिसिपेट कर सके। अगर आपको मेरी बात समझ आई तो मैं कहता हूं कि ये बात मुझे कमेंट करना। क्या आपने कभी अगर चार्ट देखा है, देखा होगा डेफिनेटली, तो आपने देखा होगा मेटल विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन हैज आल्सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Can you think कि why metals have negative electron gain enthalpy as they have tendency to lose electron only? फिर आप ये भी सोचना कि नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी है और आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, फिर ये देखना कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होती एंड नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी टू सम एक्सटेंट इज वेरी हाई। क्या आप इसे मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, या जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है? If that energy compensate ionization energy, then form ionic bond, otherwise covalent की तरफ बात शिफ्ट होती चली जाती है, राइट। नेक्स्ट, pH3 boils at lower temperature, तो यहां पे हमें समझ आ गया कि दिस इज ट्रू। फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है अमोनिया से, ये भी ट्रू है बिकॉज अमोनिया हैज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन PP सिंगल बॉन्ड। ये अगर ये देखो एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, एट द सेम टाइम ये अभी जेई मेंस 2025 जैन का भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि NN बॉन्ड जो होता है वो PP से स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखिए अगर सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी वेरी हाई होगी। तो क्या कैटिनेशन प्रॉपर्टी NN की ज्यादा होती है? नो, नाइट्रोजन के सिर्फ 3 एलिमेंट कंबाइन होते हैं बट फास्फोरस के कितने होते हैं? 4। तो वी कैन से NN सिंगल बॉन्ड इज वीकर, ठीक है। क्या होता है ये? वीकर होता है। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन हैज वेरी स्मॉल साइज एंड ड्यू टू दिस स्मॉल साइज इट हैज हाई लोन पेयर रिपल्शन। स्मॉल साइज की वजह से इसमें लोन पेयर रिपल्शन होता है। दैट्स व्हाई दिस सिंगल बॉन्ड इज हाईली स्ट्रेस्ड and can break easily on supply a little bit amount of energy. Same reason goes for fluorine. Why bond dissociation of energy of fluorine is very less than chlorine and bromine? Because of small size it has and 3 lone pairs, it has higher lone pair repulsion. As a result, that single FF single bond is very stressed and can immediately break on supplying a very small amount of energy, right? So our final answer is A, B and C, but ये D को भी हमें याद रखना है, right? Let's move on to the next question. 2017 का क्वेश्चन है कलर। तो ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा जेई मेंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कलर ऑफ हेलोजेंस, क्या बोल रहे हैं? कलर ऑफ हेलोजेंस X2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कलर भी याद होने चाहिए। फ्लोरीन इज येलो, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रेड एंड आयोडीन इज वायलेट। ये कलर क्यों चेंज होता है फ्रॉम येलो टू वायलेट डाउन द ग्रुप? तो क्यों चेंज होता है? तो सबसे पहले याद रखना है येलो कलर होता है फ्लोरीन का और वायलेट कलर होता है आयोडीन का, ठीक है। मैं बच्चों को याद करता हूं, BR से ब्राउन या रेडिश ब्राउन या रेड। फिजिकल स्टेट ऑफ xenon, वो X2 हेलोजेंस एट रूम टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे कलर में चेंज फिजिकल स्टेट की वजह से बिल्कुल नहीं आ रहा है बिकॉज ये इनके गैसियस स्टेट के कलर है। डिक्रीज इन होमो लूमो गैप डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज इन पाई स्टार। तो मैं बोलूंगा ये दोनों B एंड C एक ही स्टेटमेंट है
बस होमो को पाई स्टार बोल दिया और लूमो को सिग्मा स्टार बोल दिया, क्योंकि ये वही होते हैं। तो यस, दिस इज द रीजन। तो आंसर इज बी एंड सी। इसे याद रखना है, ये मेंस में भी रिपीट हो सकता है कभी। डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। अब आप सोच रहे हो कि सर ये बात बोल रहे हैं तो एडवांस के पेपर देंगे मेंस, मतलब अगर मेरा वीडियो कभी ये कोई डिस्कशन 10 ईयर वाला नेक्स्ट ईयर का एस्पायरेंट देखे तो वो समझ जाए कि मेंस में भी ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। आयनाइजेशन एनर्जी लेस, ये भी रीजन नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड होमो एंड लूमो। होमो और लूमो को समझते हैं, ठीक है। तो एमओटी डायग्राम में सबसे ऊपर वाला बनाता हूं। तो जैसे अगर हम फ्लोरीन में बात करें तो फ्लोरीन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p5, राइट। तो फ्लोरीन के दो एटम मिक्स होंगे 2p5 वाले। जब वो मिक्स होंगे तो पहले बनाएंगे स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 2pz। फिर दो पाई बॉन्ड बनाएंगे विच इज पाई 2px एंड पाई 2py। उसके बाद क्या होगा, फिर दो एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड बनाएंगे, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। फिर एक हाईएस्ट एनर्जी वाला सिग्मा स्टार 2pz बनाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू कैन से, दिस इज एमओटी डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, हमारा एमओटी डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एनर्जी लेवल को। ओके, नाउ लेट्स फिल इलेक्ट्रॉन इन इट 5। तो लेट्स फिल 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5। इधर भी फिल करते हैं तो क्या आया 1 2 3 4 5। 5 एंड 5 10। और रूल्स, फिलिंग के रूल्स वही है, पहले अबाउ प्रिंसिपल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। फिर होल्ड्स रूल, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल शुड बी सिंगली ऑक्यूपाइड विद पैरेलल स्पिन। आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट। तो सारे वही रूल्स चलेंगे 2 4 6 7 8 9 10। सी, बड़े ध्यान से देखो कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, पाई स्टार। इसकी एनर्जी जितने भी ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है सबसे ज्यादा है, यस और नो। इसकी एनर्जी कम है, इसकी कम है, इसके नीचे 2s की भी कम होगी, 1s की भी। तो ये वो ऑर्बिटल है, ध्यान से देखना, ये वो ऑर्बिटल है एनर्जी में जो हाईएस्ट है और ऑक्यूपाइड है। तो वी कॉल इट एज, हम इसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसके नीचे सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं और इसके ऊपर सारे ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं। सिग्मा 2 स्टार के ऊपर वाला ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, यस, और उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो व्हाट वी कैन से ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी ये क्या है, लूमो। तो व्हाट यू कैन से, आप क्या कह सकते हो, तो ये इसे होमो बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लूमो। तो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गया तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स कैन नॉट बी लेफ्ट वैकेंट। तो वो क्या करता है, वापस आता है, रिटर्न बैक टू इट्स नॉर्मल एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट। अब देन इट स्टार्ट एमिटिंग एनर्जी। अब वो जो एमिट करता है एनर्जी वो एक विजिबल रीजन में लाई करती है, दैट्स व्हाई इट शोज कलर। इसलिए क्या शो करता है, कलर शो करता है। तो होमो इज पाई स्टार एंड लूमो इज सिग्मा स्टार। तो इसीलिए एक बार लिखा है होमो लूमो गैप डिक्रीज हो रहा है, फिर दूसरी बार लिखा है पाई स्टार सिग्मा स्टार गैप डिक्रीज हो रहा है। तो these both are correct answer. Very nice question in 2017, and again this explanation is given in your NCERT physical properties of halogens. Right, now let's move on to the next question. Upon heating KClO3 in presence of catalytic amount of MnO2, अगर आप KClO3 को हीट कर रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड को इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 इन कैटालिटिक टू गिव KCl प्लस O2, ठीक है। KClO3 डिकम्पोज होके कैटालिटिक अमाउंट में क्या बनाता है, KCl और ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन, एंड नेम ऑफ दिस गैस इज W, ठीक है। ये कौन सी गैस है, W है। अब वो बोल रहे हैं दिस गैस रिएक्ट विद व्हाइट फॉस्फोरस टू गिव X, एक्सेस ऑफ गैस, एक्सेस ऑफ W, यानी कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। देखो
नॉर्मल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता तो बनाता P2O3 का डायमर यानी P4O6, बिकॉज फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड या ये पेंटा ऑक्साइड एज अ मोनोमर एग्जिस्ट नहीं करते, ये एज अ डाइमर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब P2O3 एज अ डाइमर एग्जिस्ट करता है P4O6 एंड P2O5 भी एज अ डाइमर एग्जिस्ट करेगा P4O10। तो क्वेश्चन में है कि दिस W गैस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ W गैस रिएक्ट विद व्हाइट फॉस्फोरस टू गिव X, रिएक्ट करके क्या बना रहा है, X बना रहा है। तो ये रिएक्शन भी क्या है, एनसीईआरटी में मेंशन है, P4O10। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, द रिएक्शन ऑफ X P4O10 विद HNO3। अगर आप P4O10 को रिएक्ट करते हो नाइट्रिक एसिड से, HNO3 से, अगेन ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की प्रिपरेशन है, जो एक टेबल बना रखी है एनसीईआरटी में जहां सारे ऑक्साइड्स स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन है, ये वहां पे मेंशन है। P4O10 नाइट्रिक एसिड इसे क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, HPO3, ठीक है। तो P4O10 प्लस 5 HPO3 में गया 4 मॉलिक्यूल्स। देखो एनसीईआरटी तो 4 HPO3 लिखती है, बट वी नो दैट कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के इसके ज्यादा चांसेस हैं। तो HPO3 होल 4, तो ये टेट्रा फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बट एनसीईआरटी ने 4 HPO3 लिखा, तो हम वही लिख देते हैं 4 HPO3 प्लस N2O5। नाइट्रिक एसिड किसमें चेंज हो गया, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में। तो क्वेश्चन में W पता चल गया, X पता चल गया, देन इट चेंजेस टू Y एंड Z। एक Y हो गया और एक Z हो गया, राइट। तो ऑप्शंस में बताना है व्हाट इज W एंड X रिस्पेक्टिवली। W क्या है और X क्या है। तो W इज ऑक्सीजन एंड X इज P4O10। तो ऑक्सीजन एंड P4O10, सो दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया बी। और ये क्वेश्चन जो है ये पैराग्राफ है, राइट। तो पैराग्राफ टाइप है, तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोला है यहीं पे, Y एंड Z भी बताना है। तो Y और Z हमें पता है N2O5 और HPO3, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर, तो दैट्स आंसर सी। तो ये कंप्लीट पैराग्राफ क्वेश्चन है। देखिए हम एडवांस के अब तक 5-10 कितने, हम ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और देखिए सब एनसीईआरटी से है। तो ये भी हमें दिख रहा है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन से ही लिया गया है, और व्हाइट फास्फोरस का P2O5 एंड P2O3 की प्रिपरेशन। तो देखो आप देखिए जेईई एडवांस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी पूछ लिए, NF3 की स्टेबिलिटी भी पूछ ली है, फिर उसके बाद अगर आप चेक करो तो फास्फोरस के ऑक्साइड से पूछ लें, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन पूछ ली है, ज़ेनॉन की रिएक्शन पूछ ली है। तो वी कैन से हमारे लिए राहत की बात है कि एडवांस में पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहा है। हाँ, अब आप एनसीईआरटी में भी सोचो कुछ इंपॉर्टेंट पढ़े तो ये टू मच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़नी है, बट ये क्वेश्चन डिस्कशन, ये रिकॉल हमें क्या हेल्प करता है कि जब एनसीईआरटी रीड करें तो किस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। रेड कार्ड ट्रिक जो मैं बताता ही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स। तो यहाँ पर बोरेक्स, बोरोन फैमिली में बोरेक्स, बोरिक एसिड एंड सिलिकेट्स, वो तो कार्बन में जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बस। तो अगर आपको बोरेक्स का स्ट्रक्चर पता है जिसमें 4 बोरोन होते हैं और वो सब कनेक्ट होते हैं किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। एंड सभी बोरोन कनेक्ट होते हैं किससे, OH ग्रुप से। फिर इसमें से 2 बोरोन कनेक्ट होते हैं किससे, ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से 2 बोरोन कैरी नेगेटिव चार्ज। ऑल्सो इट चेंजेस हाइब्रिडाइजेशन। 2 बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है और 2 बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। तो यहां ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछा गया है, डू यू हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोरेक्स स्ट्रक्चर, जैसे ऑप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन इज टेट्रा न्यूक्लियर B4O5 OH होल 4 2 नेगेटिव यूनिट। वो कह रहे हैं जो बोरेक्स होता है वो B4O5 है। यस, 4 बोरोन है, 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन बीच में है। देन 4 OH, यस। ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज, यस, 2 बोरोन कैरी नेगेटिव चार्ज। तो ये ओवरऑल बोरेक्स की यूनिट है। तो वी कैन से यस, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट,
ऑल बोरोन एटम्स इन सेम प्लेन, ये फॉल्स हो गया। वाई? बोरोन सारे प्लेन में तब होते अगर सब sp2 हाइब्रिडाइज होते। यहां पर दो बोरोन sp2 हैं, अदर देन दैट अगर हम देखें तो दो बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज है प्लस ऑक्सीजन भी यहाँ पे sp3 है, तो ये भी स्ट्रक्चर क्या हो गया? नॉन प्लेनर। देन इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 बोरोन एटम्स, यस, दो बोरोन एटम sp2 है और दो बोरोन sp3 है, तो ये एकदम सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, वन टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरोन एटम, पर बोरोन एटम पे एक एक OH है, बिल्कुल सही बात है, हर बोरोन पे एक एक OH है, तो दिस इज अवर आंसर। व्हाट इज अवर आंसर? अवर आंसर इज, एक मिनट इधर आ जाता हूं, अवर आंसर इज A, C and D. Now let's move on to the next part. Nitrogen containing compound produced in the reaction of HNO3 with P4O10, देखो 2016, ठीक है, 2016, और अभी ये सेम पैराग्राफ में भी था ये क्वेश्चन। तो पैराग्राफ में कौन से ईयर के? 17। तो इनऑर्गेनिक में मैं ये भी बोलता हूं कि पूरे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो 30 ईयर के, तो भी इनऑर्गेनिक अच्छी कवर हो जाती है। अगर मैं शॉर्टकट भी बताऊं इनऑर्गेनिक कवर करने का, तो आपने जितना पढ़ा है उसे रिकॉल करो, क्योंकि रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं है, दिमाग याद ही नहीं करता। आप रेपुटेड दो जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जेईई एडवांस के लिए फेमस, उनके सारे इनऑर्गेनिक के टेस्ट पेपर्स इकट्ठे कर लो कहीं से और अटेम्प्ट कर दो, आपका वेल एकदम क्रिस्टल क्लियर रिवाइज हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, तो अब अभी लिखते ही समझ आ गया कि HNO3P4O10 से जब रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड, तो वो क्या बनाएगा? N2O5 बनाएगा और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HPO3, ट्राई मेटा फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। तो अब यहाँ पे कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, तो बोल रहे हैं N2O5 आप और कैसे बना सकते हो? ये तो तरीका है, और कौन से तरीके से बना सकते हो? तो देखते हैं। कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ P4 प्लस HNO3, फॉस्फोरस की नाइट्रिक एसिड से अगर रिएक्शन करें, तो देखो फॉस्फोरस की P4O10 की तो होती है, बट फॉस्फोरस की नाइट्रिक एसिड रिएक्शन से ये नहीं बनता। देन उसके बाद हम बोले इस डायामैग्नेटिक, ये जो N2O5 है ये डायामैग्नेटिक है, यस। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन जो है वो क्या कनेक्ट हो रहा है? ऑक्सीजन से, प्लस इधर लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो नाइट्रोजन के पास एक भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्लियरली क्या है ये? यू कैन से दिस इज डायामैग्नेटिक। तो यस, ये बात सही है। इट कंटेन्स वन NN बॉन्ड, इसके अंदर एक NN बॉन्ड है? नो। अगर स्ट्रक्चर नहीं भी पता तो हम इस इंफॉर्मेशन से पता लगा सकते हैं कि NN बॉन्ड होगा या नहीं। अगर जैसे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, आप हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए, अगर ये कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू आ जाए किसके? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो इसका मतलब इसमें ऑक्साइड लिंकेज है, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट। जैसे नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी यू कैन से 1s2 2s2 2p3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5, तो its maximum oxidation state is +5. Now if we calculate oxidation state on nitrogen atom N2O5, that comes out to be +5, means our calculation way and maximum way matches, means it has peroxide linkage. But if calculated oxidation state is less than maximum oxidation state, it means it has direct element element bond. For example, we can take example of N2O4. यहां पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए, क्या आया? +4। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन? दैट इज +5, और N2O4 में +4 है, मींस इट हैज NN लिंकेज। सेम वे, इफ oxidation state calculated is greater than maximum oxidation state, then it means it has peroxide bond. क्या है? peroxide bond है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं किसमें? H2S2O8 एंड H2SO5 के साथ आप इसे कंसेप्ट को मैच कर सकते हैं, राइट? तो ये भी गलत हो गया। डी, रिएक्ट विद सोडियम मेटल प्रोड्यूसिंग अ ब्राउन गैस। अगर हम N2O5 को सोडियम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दिस रिएक्शन
sodium react with N2O5 to form NO2. Now what is NO2? It is a brown colored gas. So this is true. ठीक है, तो बिकॉज सोडियम क्या करेगा, N2O5 में +5 से उसको रिड्यूस कर देगा +4 में और वो Na+ बना लेगा, राइट। नाउ 2016 में देखा जाए तो 17 और 16 में क्वेश्चन रिपीट हुआ N2O5 का प्रिपरेशन, ये चेक करते हैं। 3 moles of B2H6 आर कंप्लीटली रिएक्टेड विद मिथेनॉल। तो देखो बोरोन, डाइबोरेन पे अमोनिया की रिएक्शन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइबोरेन पे अमोनिया डाल देते थे तो पहले इनऑर्गेनिक बेंजीन बनता था, फिर बोरोन नाइट्राइड अबव 200 डिग्री सेल्सियस। यहां पर अगर आप B2H6 लेते हैं और इसे रिएक्ट करते हैं मिथेनॉल से, तो क्या होगा, B2H6 नथिंग बट डाइमर ऑफ BH3। तो आपको यही समझना है, BH3 हो जाएगा। अब आपको पता है B2H6 में, ध्यान से देखो, B2H6 में जो ब्रिज वाला होता है बॉन्ड, ठीक है, दिस ब्रिज बॉन्ड इज वीकर, जिसे हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। दिस बॉन्ड इज वीकर, व्हाई? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय 2 सेंटर, हाँ ठीक है, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय 3 एटम, दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड वीक होता है। तो जैसे ही मिथेनॉल ऐड करते हैं तो वो 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं, तो इट फॉर्म BHOC2H5 होल ट्वाइस। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बना लेता है, ब्रेक हो जाता है बॉन्ड। OC2H5 गलत लिख दिया मैंने, मिथेनॉल है तो ठीक है, आप इसे करेक्ट कर पाएंगे। OCH3 एक्चुअल क्या है, मोस्टली रिएक्शन इथेनॉल के साथ मेंशन है, यहां मिथेनॉल दे दिया, तो OCH3 बन गया और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्म इज, जो बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट है उसके कितने मोल्स बनेंगे? तो 2 मोल्स। कितने बन रहे हैं? 2 मोल्स। तो 2 मोल्स इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन में क्या था, अच्छा क्वेश्चन में बोला है 3 मोल्स, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ डाइमर गिव्स 2 मोल ऑफ कंपाउंड, तो 3 मोल विल गिव, 3 मोल कितने देंगे, 3 मोल विल गिव 6 मोल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो मतलब डाइबोरेन, बोरेक्स एंड बोरिक एसिड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अंडर हाइड्रोलिटिक कंडीशन, मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर एंड चेन टर्मिनेशन, मींस सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स की रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिलिकॉन्स और सिलिकेन्स को मैं थोड़ा सा इधर वाले एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं। सी, अगर हमारे पास कोई ऐसा है R3SiCl है, ओके, इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, वाटर ऐड करें, तो ये क्या बनाता है, R3SiOH। फिर ऐसे ही इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा R3SiOH। अब क्या होगा, जब ये दोनों कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा, इट फॉर्म रिमूवल ऑफ वाटर विच इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद ये क्या बना लेगा, R3SiO(SiR3). तो मैं क्या बोलूंगा, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है ट्राई एल्काइल मोनोक्लोराइड, तो इट विल फॉर्म डाइमर। क्या बनाएगा, ये डाइमर बनाएगा। सेम वे, अगर R2SiCl2 है, इस पे वाटर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 2 Cl किससे रिप्लेस हो जाएंगे, OH से, HCl निकल गए। तो व्हाट यू कैन से, SiOH OH R R। तो आई एम एज्यूमिंग हियर कि आपको ये क्लियर है कि वाटर कैसे रिएक्ट कर रहा है सिलिकॉन से, ये अपने लोन पेयर। तो आई होप आपको ये समझ आया कि ये रिएक्शन होगी कैसे। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर सिलिकॉन को डोनेट करेगा और उसके बाद क्या होगा, डी ऑर्बिटल में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि R2SiClClOH पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे से HCl चला जाएगा। ऐसे ही स्टेप 2 बार होगा। अब अगर ये स्ट्रक्चर आप देखें तो दिस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन एज, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
ओके तो क्या होगा, तो यू कैन से H2O चला गया, यहां भी क्या हो गया H2O चला गया, यहां भी H2O चला गया। ओके तो अब क्या हुआ, ये दिख रहा है इट फॉर्म लीनियर पॉलीमर। क्या बना रहा है, लीनियर पॉलीमर। आई गेस अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 क्लोरीन होते तो ये क्रॉस लिंक्ड बना देता, ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो क्वेश्चन में पूछा लीनियर पॉलीमर कौन बनाएगा, तो आंसर होगा डाइक्लोरो वाला। लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट, ये बनाएगा क्रॉस लिंक, ये बनाएगा लीनियर, ये भी लीनियर, और SiCl4 ये रिएक्शन मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं, हो सकता है थोड़ा समराइज कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन भी है कि व्हाई SiCl4 हाइड्रोलाइज बट CCl4 डज नॉट। SiCl4 हाइड्रोलाइज होता है लेकिन CCl4 नहीं होता है। व्हाई, बिकॉज सिलिकॉन हैज वेकेंट d ऑर्बिटल वेयर इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन इट फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वेयर ऑक्सीजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड सिलिकॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। नाउ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज वेरी वेरी अनस्टेबल, देयरफॉर ये क्या करेगा, इधर से H रिलीज करेगा और इधर से Cl माइनस, वी रिलीज HCl एंड व्हाट वी गेट OH Cl Cl Cl। यही स्टेप 3 बार होगा एंड वी गेट SiOH OH 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 सिलिसिक एसिड। तो लास्ट वाले कंपाउंड में आपको क्या मिलने वाला है, सिलिसिक एसिड। मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नाउ आंसर इज बी एंड सी। बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिएक्शन है वो टर्मिनेट होनी चाहिए। अब टर्मिनेट कब होगी, जब लास्ट वाले मॉलिक्यूल को कोई दूसरा कंबाइन होके वाटर रिमूव कर ले, विच इज पॉसिबल विद 1 Cl ओनली। क्योंकि अगर 3 Cl होंगे तो अगेन वो क्या बना लेगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर, रिएक्शन कभी फिनिश नहीं होगी। सो इट्स आंसर इज बी। अंडर एम्बिएंट कंडीशंस total number of gases released as product in the final step of reaction scheme shown below is, कि वो ये पूछ रहे हैं कि टोटल कितनी गैसेस रिलीज हो रही, राइट। तो देखो HCF6 का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो हमने देखा है कि क्या मिलता है, XCO3 प्लस HF। फिर XCO3 को जब बेसिक मीडियम में रखते हैं, बेसिक मीडियम मतलब क्या करना है, इसमें आपको OH माइनस को ऐड कर देना है। तो आप इसे जैसे ही OH माइनस ऐड करोगे क्या मिलेगा, HXeO4 माइनस। मैंने कुछ नहीं किया है, XeO3 में OH माइनस ऐड किया। अब इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है अगेन इन बेसिक मीडियम। अब यहां पे आप देखो, जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो ऑब्वियसली एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ेनॉन क्या कर सकता है, 8। तो XeO6 बना देना है और 8 लाने के लिए ऊपर क्या आ गया, 4 नेगेटिव चार्ज, इट इज अ सॉलिड। प्लस एक और ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म ज़ेनॉन, ज़ेनॉन गैस बनाएगा, प्लस ये वाटर लिक्विड बनाता है, प्लस ऑक्सीजन गैस। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें कितनी गैसेस रिलीज होंगी, टोटल नंबर ऑफ गैसेस रिलीज। तो टोटल नंबर ऑफ गैस रिलीज्ड इज 2, ज़ेनॉन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो इस रिएक्शन को याद रखने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पे सिंपली OH ऐड हुआ है और डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है, एक मिनिमम। अब ज़ेनॉन कैन नॉट शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए एक मिनिमम है 0 ज़ेनॉन और एक बना XeO6। अब उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 का लास्ट क्वेश्चन है, एक ये आया है। तो अगर आप देखो ज़ेनॉन की रिएक्शन भी क्या हुई है, रिपीट। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ SOCl2 विद व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन है P4 प्लस SOCl2। व्हाट इज SOCl2? SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड। तो P4 जब थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो जो SOCl2 है क्लोरीन सप्लाई करेगा P4 को एंड इट फॉर्म PCl3, ठीक है। प्लस सल्फर जो है वो क्या बना लेगा, डाइमर, इट विल फॉर्म S2Cl2 वेयर SO2 इज अ
गैस। तो क्वेश्चन है कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट PCl3, SOCl2 नहीं बनता, HCl2 नहीं बनता, H2Cl2 बनता है, POCl3 नहीं बनता। तो अवर आंसर इज A ओनली। So till here we discussed all 14 year questions from P block element। अगर हम देखें तो 22 questions पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर में। तो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन P block से पूछा, तो वी कैन नेवर अफोर्ड टू इग्नोर और स्किप दिस चैप्टर, वेरी सिंपल। तो और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ एनसीईआरटी सर है, तो क्या करना है, किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल और वो सब उठाओ और अटेम्प्ट करना शुरू करिए, और जहां मिस हो एनसीईआरटी रीड करिए। इस तरीके से क्या होगा कि एनसीईआरटी की लाइंस आपको समझ आ जाएंगी क्या कैसे कॉम्प्रिहेंड करनी है। बट अगर एनसीईआरटी रीड करोगे ब्लाइंडली तो फायदा नहीं होगा। तो मेरा तो यही कहना है, या तो फिर वही रेडगार थ्योरी जो मैंने शॉर्ट बनाया वो फॉलो करो, कि पहले सारे क्वेश्चंस रीड कर लो, फिर एनसीईआरटी रीड करो, पीवाईक्यू रीड कर लो, एनसीईआरटी क्वेश्चन रीड कर लो, एनसीईआरटी को एग्जाम्पलर रीड कर लो, पीवाईक्यू ऑफ एडवांस रीड कर लो, मॉड्यूल के एडवांस के क्वेश्चन रीड कर लो पी ब्लॉक के, फिर बुक पढ़ो। या तो ऐसा करो, या फिर क्वेश्चन देखो नहीं समझ आ रहा उसका आंसर ढूंढो। कीप डूइंग दिस, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग पी ब्लॉक। थैंक यू।